बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पिछले टर्म पे हम लोगों ने जो चीज़ें जानी थी, जो चीज़ें देखी थी, वो क्या थी? टाइप ऑफ नंबर थे और टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स के बारे में जाना था। और हमने नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग को रेशनल कैसे बनाते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पिछले टर्म पे जानी थी। अब ऐसी ही कुछ चीज़ें और हैं जो हमारे लिए कॉमन है 9th और 10th सिलेबस के लिए, वो आज हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, तो कल मैंने एक चीज़ और कहा था आप लोगों से, अलजेब्रिकल आइडेंटिटीज़ को देखना है। तो उम्मीद है कि आप लोग अलजेब्रिकल आइडेंटिटीज़ देखे आए होंगे। कि अगर अब भी नहीं देखी हैं तो वीडियो देखने से पहले पॉज करो और गूगल पे जाकर अलजेब्रिकल आइडेंटिटीज़ देख लो, वहाँ डालो, जो अलजेब्रिकल आइडेंटिटीज़ आए उन पर एक बार नज़र डाल दो, क्योंकि वो सारी हमें पता है। a+b का होल स्क्वायर, a-b का होल स्क्वायर अपने अपनी क्लास के लेवल से डाल देना। फॉर क्लास 9 या फॉर क्लास 10 आपके लिए अलजेब्रिकल आइडेंटिटीज़ आ जाएंगी जो आपके लिए ज़रूरी है। अच्छा, अलजेब्रिकल आइडेंटिटीज़ में से पहले भी एक चीज़ है जो है अलजेब्रा। अलजेब्रा, अच्छा, अलजेब्रा से आप लोग क्या समझते हैं? अलजेब्रा क्या है? अलजेब्रा वो मैथ का वो पार्ट है जिसमें कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों होते हैं। तो ये अलजेब्रा आया कहाँ से? ये अल्फाज अलजेब्रा यानी कांस्टेंट और वेरिएबल का मिक्सचर तो है, उसकी स्टडी को अलजेब्रा बोलते हैं। तो ये नाम अलजेब्रा कहाँ से पड़ा इसका? तो एक मैथमेटिशियन थे, मोहम्मद इब्ने मूसा ख्वारिज़मी साहब। मोहम्मद इब्ने मूसा ख्वारिज़मी साहब, तो उनकी एक किताब थी हिसाब अल जब्र वल मुकाबला। तो वहाँ पे जो अलजब्र था वहाँ से निकल के अलजब्रा आ गया है। तो उसमें भी यही चीज़ें उन्होंने डिस्कस वगैरह की थी, कांस्टेंट और वेरिएबल का सम, तो उनकी अलग बात है। तो अभी हमें बस इतना मैंने बता दिया कि मोहम्मद इब्न मूसा ख्वारिज़मी साहब की एक किताब थी हिसाब अल जब्र वल मुकाबला, वहाँ से ये अल्फाज निकल के आया है अलजब्रा। अच्छा, ये एनसीईआरटी में भी बात लिखी हुई है। अलजेब्रा, अलजेब्रा बताने का मकसद क्या है? देखिए, अलजेब्रा में दो चीज़ें होती हैं, हम सब जानते हैं क्या क्या होता है, कांस्टेंट और वेरिएबल। कांस्टेंट क्या होता है? जनरली कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, और वेरिएबल क्या होगा? कोई भी अदर लैंग्वेज के वर्ड मान लो, ABCD हो या कुछ भी मान सकते हैं हम। तो उन दोनों का जो कॉम्बिनेशन मिलता है वो अलजेब्रा की फॉर्म में आ जाता है, और फिर उसके हम बहुत वेरियस पार्ट है जो हम लोग पढ़ लिया है। तो अलजेब्रा बताने का मकसद ये है कि अगर अलजेब्रा में हम लोगों ने ये चीजें देखी हैं, x प्लस वाई कुछ होता था? नहीं होता था, यही रहता था, x प्लस वाई रहता था। अच्छा, x माइनस एक्स 0 हो जाता था। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने पहले देख ली हैं। अच्छा, तो अलजेब्रा में एक चीज होती थी, या मैथ में एक चीज है, अलजेब्रा में भी नहीं गई है। तो अलजेब्रा से पहले भी एक चीज और है जो हमारा बेसिक मैथ का एक हिस्सा मानिए, कि अगर कोई नंबर मान लीजिए पॉजिटिव का है, मान लीजिए पॉजिटिव a, और कोई नंबर नेगेटिव का है, मान लीजिए नेगेटिव b। तो अगर एक नंबर पॉजिटिव का हो, दूसरा नंबर नेगेटिव का हो, तो हमेशा याद रखना है क्या होना है? माइनस होना है। और साइन किसका आना है? बड़े का साइन आना है। अब क्या कह रहा हूं सुनो, जैसे अगर कहीं लिखा है +2 -3, तो हमें तो मालूम है 2 - 3 माइनस करना है। तो अब +2 - 3 अलग अलग सिंबल है, एक पॉजिटिव का एक नेगेटिव का, तो हमेशा माइनस करना है। माइनस कर दो, और माइनस किस में से होता है? बड़े में से छोटे में से। तो माइनस कर दिया, 1 आ गया। अब साइन किसका आएगा? जो बड़ा नंबर है, बड़ा नंबर का साइन क्या है? नेगेटिव, तो नेगेटिव आंसर आएगा, तो -1 आंसर हो गया। तो +a - b का मतलब ये हो गया। अच्छा, अगर दोनों ही नंबर नेगेटिव हो, -a और -b, तो होगा तो एडिशन, लेकिन साइन किसका आएगा? जैसे यहाँ पे साइन किसका आया था? बड़े का आएगा साइन, यहाँ पे बिगर नंबर का। यहाँ पे साइन नेगेटिव का ही आएगा, और दोनों पॉजिटिव होते हैं तो कोई दिक्कत की बात होती ही नहीं है हमारे लिए। ये हमें पता होनी चाहिए बातें। अच्छा, अब जैसे अगर यही चीज मल्टीप्लाई में हो, मान लो -a मल्टीप्लाई बाई +b, मतलब एक माइनस का नंबर एक पॉजिटिव नंबर है, दोनों का मल्टीप्लाई, यानी एक नेगेटिव इंटीजर है एक पॉजिटिव इंटीजर है, दोनों का मल्टीप्लाई अगर हम कर रहे हैं तो होना तो भाई बेसिकली मल्टीप्लाई है। तो साइन माइनस का ही आएगा, चाहे कोई छोटा हो या फिर कोई नंबर बड़ा हो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। -a अगर छोटा भी है तब भी साइन नेगेटिव का आएगा। सिमिलर डिवाइड में यही कंडीशन है, डिवाइड में भी यही कंडीशन अप्लाई होगी।
अच्छा अगर दोनों माइनस के हो जाए नंबर मल्टीप्लाई में तो क्या होगा, होना तो भाई मल्टीप्लाई है लेकिन साइन हमारा पॉजिटिव का आ जाएगा क्योंकि माइनस से माइनस कट जाता है। ये वाली बात समझ आ गई। ये वाली जनरल बात थी जो हमें पता होनी चाहिए थी कि पॉजिटिव नेगेटिव नंबर साइन बड़े का आएगा, होगा नेगेटिव, माइनस के दोनों नंबर है तो पॉजिटिव होगा, साइन होगा माइनस का। अच्छा एडिशन होगा और माइनस का साइन आ जाएगा। अगर यही चीज मल्टीप्लाई में है तो मल्टीप्लाई तो होगा लेकिन साइन हमेशा माइनस का आएगा। कोई मतलब नहीं है कि छोटा बड़ा, छोटे बड़े में मतलब यहाँ था जो मैंने बता दिया, साइन बड़े का कहाँ होना है। आई होप बात समझ में आ गई। अब 2+3 है, दोनों पॉजिटिव के हैं तो एडिशन होना है, साइन भी पॉजिटिव का आना होता है। और एक बात और, हम इसमें नेगेटिव साइन जरूर लगाते हैं। अगर मान लिए हमारा आंसर पॉजिटिव आंसर आ रहा है तो हम वो नंबर लिखा रहने देंगे तब भी चल जाएगा और जनरली ऐसे ही होता है। लेकिन अगर कहीं नेगेटिव आंसर आ रहा है तो हमें नेगेटिव का साइन लगाना पड़ेगा। मिसाल के तौर पर अगर कहीं ऐसा है कि हमारा आंसर पॉजिटिव 2 है तो हम इसे जनरली 2 लिख देते हैं तो ये चल जाएगा। अगर हमारा नेगेटिव 2 है तो हम इसे 2 नहीं लिख सकते, हमें इसे -2 ही डिनोट करना पड़ेगा। ये वाली बात समझ आ गई। अच्छा ठीक है, अब देखो आगे एक चीज और हम लोगों ने पढ़ी थी, याद हो, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के बारे में हम लोगों ने जाना था पहले क्लासेस में। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट क्या होते हैं सबको मालूम है कि अगर ये पावर का मसला चलता है इसमें, जैसे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट ये होते हैं जैसे a की पावर m इंटू a की पावर n है तो a की पावर पावर्स का सम हो जाएगा अगर नंबर सेम है। ठीक, अच्छा a की पावर m डिवाइडेड बाई a की पावर n है तो क्या होगा, -n हो जाएगा। ठीक, और a की पावर 0 है तो 1 हो जाता था, किसी की भी पावर 0 हो तो आंसर हमारा 1 हो जाएगा। अच्छा a की पावर -m है तो वो अपोनेंट होके 1/a की पावर m हो जाएगा। ठीक, अच्छा एक बात और है इसमें, जैसे अगर आप पावर अलग अलग हैं नंबर से पावर सेम है नंबर अलग अलग है तो क्या होगा, तो अब हमारा ab की पावर m हो जाता था। ये सारी चीजें हमने पहले पढ़ ली है, बस रिवाइज के लिए मैं लिख दे रहा हूँ एक बार फटाफट। एक अगर पावर सेम है तो ये डिवाइड हो जाएगा a/b और 2 अगर देखिए कहीं ऐसे लिखा है तो इसका मतलब ये हो गया कि 4 को 2 डिवाइड कर रहा है। हाँ तो ठीक है, a/b की पावर m, इस तरीके की बातें हम लोगों ने पहले जान चुके हैं और भी इसमें कोई बात नहीं होती। अच्छा एक चीज और है, a = 0 वाली जो बात थी हमारी, a की पावर 0 1 हो जाएगा, लेकिन एक नंबर ऐसा है जहां पे 1 नहीं होगा। कौन सा नंबर है, कभी भी ऊट पटांग बातें हो तो वहां पे वो नंबर होता है कौन, 0। अगर a की पावर 0 1 होगा तो वहां पे एक बात और डिनोट कर दूं तो मजा आ जाएगा कि a इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि 0 की पावर 0 नॉट डिफाइंड, 0 इंटू 0 करेंगे तो 0 ही आना है तो 1 नहीं आएगा ना। मतलब 0 की पावर 0 तो 0 रहेगा, तो 0 ये चीजें अलग नहीं होंगी हमारे पास। हमें क्या समझना है बस कि a की पावर 0 = 1 कब होगा, जब हमारा a 0 के बराबर नहीं होगा। बस ये कंडीशन इसमें अप्लाई होनी है कि a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अच्छा ये वाली बातें सब समझ में आ गई, हमें पता है कि कौन सी कंडीशन, ये सारी चीजें भी हम लोग पढ़ चुके हैं तो इसका भी यूज होना है दोनों क्लासेस के अंदर, ये भी कॉमन चीज थी। अच्छा जो इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है, अलजेब्रिकल आइडेंटिटीज एंड लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का कॉम्बिनेशन, यानी कि जिसे हम एक लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का कॉम्बिनेशन नहीं कहेंगे, हम ये माने कि एक नया लॉ है, वो कॉम्बिनेशन छोड़ो, आप इसे ये कह सकते हैं कि एक नया लॉ है जिसे हम लॉ ऑफ रेडिकल्स के नाम से जानते हैं। उनका कॉम्बिनेशन होती तो मिलती जुलती चीज है थोड़ी बहुत, लेकिन कॉम्बिनेशन नहीं बोलेंगे, हम उन्हें एक नए नाम से जानेंगे जिसका नाम है लॉ ऑफ रेडिकल्स। अच्छा लॉ ऑफ रेडिकल से पहले हम इस सिंबल्स में थोड़ा और जान लें तो मजा आ जाएगा। मिसाल के तौर पर इस सिंबल का मकसद मेरे बताने का ये है कि अगर कहीं लिखा है पॉजिटिव √a प्लस √b, √a प्लस √b, क्या ये ऐड हो जाएगा, तो जवाब है कि ये ऐड नहीं हो सकता, यानी कि अगर इसका आंसर होगा तो यही होगा √a प्लस √b। अच्छा अगर कहीं ये लिखा है √a प्लस 2 √a तो अब ये हो जाएगा हमारा 3 √a।
देखो बिल्कुल अलजेब्रा की तरह सॉल्व होता है ये चीज। a प्लस बी, मान लो रूट को आप गायब कर लो, कुछ टाइम के लिए रूट को गायब कर लो, रूट को गायब कर लिया तो a प्लस बी रहता है। इसी तरह अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी भी अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी ही रहेगा। लेकिन यहां पर सिर्फ अंदर वेरिएबल लिखने से फर्क नहीं पड़ेगा, यहां अगर अंदर नंबर भी होगा तो जब तक अंदर वाले नंबर सेम नहीं होंगे तब तक यही कंडीशन अप्लाई होगी। क्या कहना चाह रहा हूं सुनो, अगर वहां जैसे a प्लस बी रह रहा था, अगर 2 प्लस 3 होता लेकिन वहां तो 5 हो जा रहा था, लेकिन यहां ऐसा नहीं होगा। या अगर रूट 2 प्लस रूट 3 है तो वो यही रहेगा, सॉल्व नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अंडर रूट के अंदर अलग अलग नंबर है। अगर ये दोनों नंबर सेम होंगे तो ही ऐड हो सकते हैं, चाहे इस कंडीशन में। मिसाल के तौर पर अगर ये इस कंडीशन में होता रूट 2 प्लस 3 अंडर रूट 2, तो हाँ भाई अब आप कह सकते थे 4 रूट 2। जिस तरीके से यहाँ पे अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी रहा, क्यों? वेरिएबल अलग अलग था। लेकिन यहां भी वेरिएबल अलग अलग से मतलब नहीं रहेगा, यहां अगर नंबर भी अलग अलग है रूट के अंदर तब भी एडिशन नहीं होगा, और साथ ही साथ सब्ट्रैक्शन भी नहीं होगा। ना एडिशन हो सकता है ना ही सब्ट्रैक्शन हो सकता है। कब तक? जब तक रूट के अंदर वाले नंबर सेम ना हो। समझ में आ रहा है? यानी अब भी नहीं समझ आया तो आप इसे इस तरीके से समझ लो, आप कुछ देर को इस पूरे को x मान लो, तो इस पूरे को आप x नहीं मान सकते क्योंकि अंडर रूट, इसे y मान लो, तो x प्लस वाई कभी ऐड हो सकता है? नहीं होगा ना। तो इसीलिए कभी भी रूट के अंदर नंबर या वेरिएबल दोनों अगर सेम हैं तो एडिशन वाली कंडीशन में आ सकते हैं या मल्टीप्लाई और सब्ट्रैक्शन वाली कंडीशन में आ सकते हैं। अगर वो दोनों नंबर अलग अलग हैं रूट के अंदर तो ना उनका एडिशन हो सकता है ना सब्ट्रैक्शन होता है। जैसे अलजेब्रा में वेरिएबल अलग अलग होने से दोनों वेरिएबल्स का सम नहीं हो सकता था, इसी तरह दोनों अंडर रूट अलग अलग होने से इन दोनों का सम और डिफरेंस नहीं हो सकता। हाँ, वहां मल्टीप्लाई और डिवाइड हो जाता था तो यहां भी हो जाएगा। कैसे होगा वो देखो। वहां क्या होता था, जैसे अगर x इंटू वाई लिखा है, हाँ भाई इस कंडीशन में हम उसे एक्स वाई लिख लेते थे, कोई दिक्कत की बात नहीं होती थी। लेकिन ऐसे ही यहां पर अगर अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी लिखा है तो हम इसे अंडर रूट ए बी लिख सकते हैं। यहां कहना चाह रहा हूं, अब मैंने क्या बताया था, यहां पे सिर्फ वेरिएबल में बात नहीं चलती, नंबर में भी बात चलती है। तो अगर नंबर भी ले लो, रूट 2 इंटू रूट 3, दोनों अंडर रूट के नंबर अलग अलग हैं तो इनका अंडर रूट 6 आप लिख सकते हैं। ठीक, अच्छा अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 3 है तो हम इसका अंडर रूट 2 बाई 3 लिख सकते हैं। अच्छा, अब अगर अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 3 है तो अब हम इसे सॉल्व नहीं कर सकते। क्यों? वहां क्या था, अलजेब्रा में क्या होता था, नंबर भी अगर अलग अलग हैं तो ऐड हो जाते थे, यानी कांस्टेंट नंबर, वेरिएबल ऐड नहीं होता था। यहां पे अंडर रूट के अंदर वेरिएबल हो या फिर चाहे कांस्टेंट यानी कोई नंबर हो, दोनों जब तक सेम नहीं होंगे अंडर रूट के अंदर वाले, जब तक ना एडिशन हो सकता है ना सब्ट्रैक्शन हो सकता है सिर्फ मल्टीप्लाई, हो सकता है सिर्फ डिवाइड। क्या कहने का मतलब आया कि हम अंडर रूट के अंदर वेरिएबल हो या कांस्टेंट हो, दोनों में एडिशन और सब्ट्रैक्शन नहीं हो सकता, मल्टीप्लाई और डिवाइड हो सकता है। जिस तरीके से अलजेब्रा में सिर्फ वेरिएबल में ये कंडीशन अप्लाई होती थी कि अगर वेरिएबल सेम है तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता। यहाँ पे दोनों बातों में वेरिएबल भी अगर अलग अलग है रूट के अंदर या फिर कांस्टेंट कोई नंबर लिखा है वो भी अलग है तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन नहीं होगा। उम्मीद है ये वाली बात भी समझ आ गई होगी। अच्छा, इस पे एक क्वेश्चन कर लेते तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। कहीं ये लिखा है, सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो आपको ये देखना है, पहले वहां पे हम x और y में मानते थे, तो अब भी कुछ भी समझ नहीं आया तो आप ऐसे करो, इस पूरे रूट वाले को x मानोगे, इसे y मान लोगे, इसे x मान लोगे, क्योंकि रूट 2 का x मान लिया आपने कुछ देर को। तो ये क्या बन जाएगा, अलजेब्रा में 3y प्लस x बन जाएगा। तो अलजेब्रा की फॉर्म में 2x प्लस x 3x प्लस 3y, इस तरीके से आप आंसर लिख लेंगे। और उसके बाद क्या करेंगे, x की जो वैल्यू थी अंडर रूट 2, तो 3 अंडर रूट 2 प्लस 3 अंडर रूट 3 आपका आंसर आ जाएगा। ये उनके लिए जो बिल्कुल बात नहीं समझ आई। अब जिनकी बात समझ आई वो सुनो।
कि अगर जैसे ये लिखा है 2 अंडर रूट 2 प्लस 3 अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2। अब सुनो, मैंने अभी पहले क्या कहा था, मैंने ये कहा था कि अंडर रूट के अंदर चाहे वेरिएबल हो चाहे कांस्टेंट हो, अगर सेम है तो ही एडिशन होगा। क्या ये रूट 2 अंडर रूट के अंदर क्या ये सेम है? नहीं, लेकिन ये वाला अंडर रूट 2 और ये अंडर रूट 2 सेम है, तो इसका और इसका एडिशन हो जाएगा 2 अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2, तो कितना हो गया 3 अंडर रूट 2 प्लस, अब ये अंडर रूट 2 नहीं हो सकता तो 3 अंडर रूट 3, तो यही आंसर हो जाएगा। और जैसे अभी बिल्कुल कुछ भी नहीं समझ आया, अलजेब्रा तो आता होगा, तुम उस रूट 2 को x मान लो, रूट 3 को y मान लो, अगर रूट 4 होता तो z मान लेते, फिर अलजेब्रा की फॉर्म में बना लेते 2x प्लस 3y प्लस 4z, उसके बाद देख लेते सॉल्व हो रहा है नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा होगा तो वही आंसर हो जाएगा, अदरवाइज हो जाएगा। बात समझ आई? एक और एग्जाम्पल देख लो उस पर। बॉर्ड मास लगाएंगे यहाँ पे, हम बॉर्ड मास से ही करेंगे। देखो, जिससे बिल्कुल नहीं समझ आया पहले उसके लिए अंडर रूट वाले नंबर को x मान लो, अंडर रूट 7 को x माना तो इसे भी x हो गया, अंडर रूट 3 को y मान लिया, अंडर रूट 4 को मैंने z मान लिया। तो अब इसे हम अलजेब्रा की फॉर्म में देखो तो 4x माइनस x प्लस 2y प्लस इंटू z। अब अलजेब्रा में हम क्या करते हैं, पहले मल्टीप्लाई होगा बॉर्ड मास से, तो 2y इंटू z क्या हो जाता, 2yz प्लस 4x माइनस x क्या हो जाएगा 3x। या हम पूरा बॉर्ड मास लगाएंगे तो पहले से लिखो, तरीके से करेंगे, लिख लिया, फिर एडिशन होगा। क्या इन दोनों का एडिशन हो सकता है? नहीं हो सकता, तो हम इसे करेंगे x वाले को 3x प्लस 2yz, ये आंसर आ गया। अब x की जगह x की वैल्यू यानी 3 अंडर रूट 7 प्लस 2y की वैल्यू अंडर रूट 3 और z की वैल्यू कितनी है अंडर वाई जेड, यानी इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया है मैंने y इंटू जेड, तो अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 4, तो अभी बताया था मल्टीप्लाई हो जाएगा तो अंडर रूट 12 आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर ये आ गया। अच्छा, अब अपने तरीके से करेंगे जैसे अलजेब्रा की फॉर्म ओ मैथ्स में होता है, क्या सेम वाला देखेंगे, ये सेम है, अच्छा ये अलग अलग है। चलो अब करेंगे मल्टीप्लाई, शुरू करेंगे बॉर्ड मास से। तो हम ये देखेंगे कि रूट के अंदर नंबर अलग अलग लिखा है, लेकिन क्या यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है ना, तो मल्टीप्लाई तो हो जाता है, तो हम इसे ऐसे लिखेंगे 4 अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 7 प्लस 2 अंडर रूट 12, क्योंकि मल्टीप्लाई हो जाता है। अब हम क्या करेंगे, अब देखेंगे एडिशन करना है। क्या इन दोनों का एडिशन हो सकता है? नहीं हो सकता, छोड़ो। फिर सब्ट्रैक्शन आता है, तो सब्ट्रैक्शन इसमें है तो देखेंगे सब्ट्रैक्शन करना है। तो अब सब्ट्रैक्शन के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, वही एडिशन वाली कि अंडर रूट के अंदर नंबर सेम होना चाहिए। अंडर रूट के अंदर नंबर सेम है, तो अंडर रूट 7 माइनस 7, तो ये 3 अंडर रूट 7 प्लस 2 अंडर रूट 12 आंसर। उम्मीद है ये वाली बात भी समझ आ गई होगी कि अंडर रूट वाले क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, अच्छा अब लॉ ऑफ रेडिकल्स देख लो। एक लॉ ऑफ रेडिकल आप अपना जाना पहचाना है, क्योंकि हम पहले देख चुके हैं, a की पावर m। लॉ ऑफ रेडिकल में कोई नई चीज है, बस ये साइन आ जाएगा हर जगह, अंडर रूट वाला। a की पावर m अपॉन n क्या लिखते थे हम, याद हो तुम्हें? इस तरीके से एक चीज बताई थी मैंने, नहीं याद है? अभी याद आएगी। मैंने एक बात बताया था कि अगर जैसे अंडर रूट 2 लिखा है तो यहां इस 2 के ऊपर क्या होता था, मैं ये कहता था 2 लिखो, फिर इसकी जो होल पावर है उसे यहां लगा दो और यहां जो नंबर छुपा हुआ है उसे यहां लिख दो। ऐसा बनाता था क्वेश्चंस में, पीछे देखना, सर्ट्स में बताई थी वाली बात। ओ सर्ट्स में नहीं बताई थी मैंने, जब वो वाला पार्ट्स पढ़ाया था आपको। कौन सा वाला पार्ट्स पढ़ाया था जिसमें अंडर रूट्स वाले, अभी याद आ जाएगा तो बताऊंगा कि कौन से पार्ट में मैंने ये चीज बताई थी आपको पीछे। तो 2 की पावर 1/2, अभी ये समझो जैसे यहाँ जो पावर थी नीचे इस तरीके की कंडीशन बताई थी, अब वही कंडीशन है a की पावर m अपॉन n। तो क्या होता था, ये जो नंबर होता था n वो अंडर रूट के यहाँ पहुंच जाता था, पहुंच गया, हिडन है तो 2 होता है, अंदर a पहुंच गया, उसकी होल पावर m लग गई, यानी कि 1 2 की पावर 1। अच्छा, इसकी एक कंडीशन और है लिखने की, आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसे, यानी कि इक्वल टू ये भी हो सकता है n अंडर रूट a की होल पावर m, ऐसे भी लिख सकते हैं हम इसे। ठीक, यानी कि जैसे ये है तो आप इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि पावर 1। ठीक, अच्छा एक और एग्जांपल ले लो, इस पे अभी क्लियर हो जाएगा। जैसे कहीं ये लिखा है क्यूब 2 की पावर, अगर कहीं ऐसे भी लिखा है 2 की पावर 2 लिखा है अंदर, या फिर होल की पावर 2 लिखा है, बात एक है। या तो ऐसे लिखा है
या फिर कहीं ऐसे लिखा है क्यूब 2 होल पावर 2, बात एक है, ठीक, होल पे पावर दे। अब देखो क्या करना है, इस नंबर को बाहर लिखो जो हमने तरीका बताया था, फिर इसकी जो पावर है उसे ऊपर लिख दो चुपचाप से, और जो यहाँ नंबर लिखा है यानी क्यूब रूट स्क्वायर रूट जो भी है उसे यहाँ लिख दो, तो 2 की पावर 2/3 बन गया। तो अब उसका अपोजिट है ये, यानी अगर कहीं ऐसे लिखा है 2 की पावर 2/3 तो क्या करना है, जो n है नीचे वाला नंबर है उसे बाहर लिखना है। लिख दिया सर, कितना है 3 है, लिख दिया। अंदर वाला a को लिखना है, जो ये नंबर है, नंबर क्या है 2 है, ठीक है। अब उसकी होल पावर आपने लगा दी जो इस पे m है, m कितना है 2 है, 2 लगा दी। या फिर मैंने ये करा, हो गई सेम बात, समझ आ गया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये दोनों बातें ऐसे हो गई, ये वाला हमने लॉ ऑफ रेडिकल्स पहले जान लिया है। अच्छा, एक लॉ ऑफ रेडिकल्स और है, ए बी। अगर कहीं ये लिखा है यहाँ पे जो नंबर क्यूब हो या स्क्वायर हो ए बी, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी, एन रूट बी। अभी जो हम कर रहे थे कि अंडर रूट 4 इंटू अंडर रूट 3 था, तो उसमें क्या कर रहे थे, अंडर रूट 12 लिख दे रहे थे। कब, जब n सेम था दोनों का, अंडर रूट 4 इंटू अंडर रूट 3 2 था, तो हमने अंडर रूट लगा के पूरे को 12 लिख दिया, तो ये इसके इक्वल हो जाएगा। ये चीज अलग अलग लिख सकते हैं। एग्जाम्पल देख लो इसका, जैसे अगर कहीं ये लिखा है अंडर रूट 12, तो आप इसे लिख सकते हो अंडर रूट 4 इंटू अंडर रूट 3, n सेम है, n। या अगर ऐसा लिखा है तो आप ऐसा लिख सकते हो, और वैसा लिखा है तो आप ऐसे लिख सकते हो। ये वाला भी लॉ ऑफ रेडिकल समझ में आ गया। एक और लॉ ऑफ रेडिकल्स है हमारे पास, वो क्या है साहब, इसी का डिवाइड भी हो जाए। अगर कोई डिवाइड में अगर ये कंडीशन लिखी है a/b एक साथ लिखा है, तो आप क्या लिख सकते हो, n अंडर रूट a अपॉन n अंडर रूट b लिख सकते हो। n अंडर रूट a और n अंडर रूट b लिख सकते हो। तो इसका भी एक एग्जांपल देख लो, अगर कहीं ये लिखा है क्यूब रूट 2/4, मान लो ऐसे लिखा है, तो आप इसे लिख सकते हो क्यूब रूट अपॉन 2 अपॉन क्यूब रूट अपॉन रूट क्यूब रूट 4, क्यूब रूट 2 अपॉन क्यूब रूट 4। इस तरीके से भी आप लिख सकते हो, चाहे इसे ऐसे लिख लो चाहे उसे वैसे लिख लो। तो ये वाली बात भी समझ आई हो गई। अच्छा, एक और होता है लॉ ऑफ रेडिकल्स जो हमें पता होना चाहिए, वो क्या होता है, देखो m n a, तो इससे हम लिख सकते हैं m n a। क्या मतलब, कहीं ऐसे लिखा है अंडर रूट क्यूब रूट 2, तो 2 रूट का आप एक बना दो, इस पे 2 लिखा है, स्क्वायर रूट है, स्क्वायर इंटू 3 कर दो, 2 इंटू 3 6, तो आप इसे लिख सकते हो 2 अंडर रूट 6। कि 6 का अगर पेयर होगा तभी तो बाहर निकल पाएगा, इसमें 3 का पेयर निकालोगे, फिर इसमें से 2 का निकालोगे, लेकिन टोटल क्या निकालेंगे। अगर हमने ये वाली आइडेंटिटी लगा दी तो m अंडर रूट n a, तो m n a, तो जो यहाँ पे स्क्वायर रूट के नंबर लिखे हैं, क्यूब है स्क्वायर है, उन दोनों को मल्टीप्लाई करके तो m n रूट a बन जाएगा। उम्मीद है ये वाली बात भी समझ आ गई होगी। अच्छा, एक कंडीशन और ले लेते हैं। एक कंडीशन हम क्या ले लेते हैं, जैसे कि हमने ये लिखा है x की पावर n और n अंडर रूट x होल की पावर n, बात एक ही है, दोनों बातें एक ही है, चाहे नंबर पे लगाओ चाहे होल पे लगाओ, बात एक ही है। अंडर रूट x की पावर n, यानी कि याद करो मॉड कॉन्सेप्ट, मॉड में याद करो, मॉड में एक चीज बताई थी मैंने, जल्दी बताओ मॉड में क्या बताया था। मॉड में मैंने ये चीज बताई थी कि अगर नंबर की पावर और नंबर का रूट दोनों सेम है तो आंसर क्या आता था, मॉड x आता था। वहां पे हमने एग्जाम्पल लिया था, वहां पे हमने एग्जाम्पल क्या लिया था, हमने ये बताया था वहां पे कि अंडर रूट अगर x स्क्वायर है या अंडर रूट अगर x क्यूब है, लेकिन तो यहाँ भी क्यूब होना चाहिए था, कि यहाँ का नंबर और यहाँ का नंबर अगर सेम होता था तो हमारा आंसर मॉड x आ रहा था। तो वो इस लॉ ऑफ रेडिकल्स की वजह से आ रहा था कि अगर n जितना नंबर यहाँ लिखा है, अब आपको लॉ ऑफ रेडिकल्स पता लग गया, अब आप यहाँ 1000 लगा दो तो 1000 यहाँ भी होना चाहिए, तो दोनों नंबर सेम है, तो हमारा आंसर क्या आएगा, मॉड x आएगा। उम्मीद है ये वाली बात भी समझ आ गई होगी आप लोगों की कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि n अंडर रूट x की पावर n जितनी यहाँ है उतना ही यहाँ है, देखो 2 यहाँ है तो 2 यहाँ है, मॉड x, क्यूब यहाँ है तो क्यूब यहाँ है, तो आंसर मॉड x। अच्छा, ऐसे मान लो
एक बढ़िया से एग्जाम्पल, 99 यहाँ है तो x की पावर भी 99 है, चाहे ऐसे लिखा हो चाहे ऐसे लिखा हो होल की पावर, तो आंसर मॉड x आएगा। जितना नंबर लिखा है उतने की ही पावर लगी है, तो हमारा आंसर क्या आएगा, मॉड x आएगा। ठीक, समझ में आया, ये चीज मैंने मॉड में बताई थी। अच्छा, एक चीज और, ये थे हमारे क्या थे, ये लॉ ऑफ रेडिकल्स थे, ये हमें पता होने चाहिए थे इनका यूज। अच्छा, अब यहाँ पे कोई भी ऐसा लॉ ऑफ रेडिकल्स नहीं आया, रूट ए प्लस रूट बी इज इक्वल टू रूट ए, मल्टीप्लाई के भी आ गए, डिवाइड के, क्यों, क्योंकि ये वाली कंडीशन होती नहीं है। मैंने अभी बताया था अभी आपको जब मैंने रूट वाले सॉल्व करना दिखाए थे, ऐसी कंडीशन, हाँ अगर ये होता रूट ए प्लस रूट ए तो 2 रूट ए हो जाएगा। ये हमने अभी उसमें डिस्कस कर लिए थे, किसमें डिस्कस किए थे, अभी जब हमने रूट वालों को सॉल्व करना सीखा था इससे पहले। नहीं समझ आया, पॉज करो, पीछे देखो, देख लो कि क्या समझाया था अभी। ये लॉ ऑफ रेडिकल से क्लियर है, हमारे सारे लॉ ऑफ रेडिकल सारे क्लियर हो गए, रूट वाले सॉल्व कैसे होते हैं वो सारे क्लियर हो गए, सेम डिवाइड कैसे करते हैं ये वाली बातें भी क्लियर हो गई। अब जरा जल्दी से 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, उसे रिवाइंड करो फटाफट, जितना मैंने अभी बताया है फटाफट। हो गया रिवाइज? अच्छा चलो, अभी मैंने एक चीज और बताई थी जो मैं रुक गया था, कि ये वाली चीज मैंने कहाँ बताई थी कि अंडर रूट एक्स जो होता है तो ये n और इसकी पावर अगर m है, तो ये सारी चीजें हमने देख ली, इसके बाद इसे रिवाइज भी कर लिया। अच्छा, अभी मैं जो अभी कहा था कि जो चीज ये वाली जो चीज थी n x की पावर m इज इक्वल टू x की पावर m अपॉन n, ये तो समझ में आ गया था कि रूट के अंदर कोई नंबर हो तो कैसे इस फॉर्म में लिखते हैं। अच्छा, ये चीज मैंने कहाँ बताई थी पहले, तो एक्स्ट्रा में जब मैंने सर्ट्स बताया था, सर्ट्स के अंदर जब हमें बताना था कि इसमें से बड़ा कौन है या असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना था, वहां पे हमने इस चीज का यूज किया था। बेसिक क्लास के पार्ट 4 में जो हमने थोड़ा सा एक्स्ट्रा में बताया था, वहां इस चीज का यूज किया था। तो उम्मीद है कि वहां पे आप देख लेना कि इसका यूज कैसे कैसे किया है और कैसे कैसे इसका यूज होना है, वो हमें सर्च में पता लग जाएगा। और इस लॉ ऑफ रेडिकल्स को आप जान लिया है हमने कि इसका मतलब क्या होता है, कि कोई भी नंबर अगर रूट के अंदर लिखा है और वो रूट से बाहर नहीं आ रहा है, फिर भी हम बाहर ला सकते हैं, कैसे, फ्रैक्शन वाली पावर के रूप में। और फ्रैक्शन वाली पावर के रूप कैसे बनेगी, जो उसके ऊपर पावर लगी होगी वो ऊपर पहुंच जाएगी, और जो उस पर अंडर रूट लगा होगा, स्क्वायर या क्यूब, वो नंबर उसका डिनोमिनेटर बन जाएगा। ठीक, अब ये देखो आप लोग, तो ये जो चीज़ें आज तक हमने देख ली, ये वो चीज़ें थी जो दोनों क्लासेस में कॉमन थी। अगले लेक्चर में सिर्फ 9th का पार्ट होगा, जो 9th का पार्ट बचा हुआ है, और उसके बाद अगले लेक्चर में हम वो चीज़ें देख लेंगे जो सिर्फ 10th में है। तो जो 10th वाले हैं वो अगर 9th वाला देख लेंगे तो उनका रिवीजन हो जाएगा, पकड़ में चीज़ें आ जाएंगी, और फिर 10th और जो 9th वाले उन्हें 10th वाला पोर्शन देखने की ज़रूरत ही नहीं होगी, लेकिन ये सारी चीज़ें उन्हें देखना पड़ेंगी। तो आज ये जो चीज़ें थी हमारी जो दोनों में कॉमन थी वो ख़त्म हो चुकी हैं। अब अगले टर्म से जो हम लोग देखेंगे वो कौन सी चीज़ होगी, जो सिर्फ 9th में मौजूद होगी। जब तक चलिए रिवीजन कीजिए, पढ़िए और पूछिए। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।